For the purpose of Rule 7 of the Custom Determination of Value of Imported Good Rule 2007, determine the unit price in aggregate quantity. तो रूल 7 के अंदर डिडक्टिव वैल्यू के अंदर एक ग्रेटेस्ट प्राइस ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी वाला मेथड है, ठीक है। तो वो बोलता है, अगर आपको नहीं पता तो फिर भी ध्यान से इसकी लाइन से आप समझ जाओगे, यूनिट प्राइस इन ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी, कौन सी सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो हमने गुड्स लिया है उसका प्राइस। तो इन द फर्स्ट सेल 500 units are sold at a price of 95, second sale 400 units are price at a price of 100। तो हम कौन सा लेंगे 500 units, ठीक है। पहले तो ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी जिसका यूनिट प्राइस लेना है 500 units, ठीक है, 95 में। तो हमारा आंसर होगा ए 95। Which of the following combination is correct? Goods pilfered after unloading and before clearance for home consumption। तो goods pilfered हुए हैं अनलोडिंग के बाद लेकिन क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। तो इस पे क्या है, आपने जब अभी तक लायबिलिटी पे नहीं करी होगी तो नो लायबिलिटी, ठीक है। फिर उसके बाद गुड्स लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, यहाँ पे नॉर्मली लायबिलिटी पे कर चुके होते हैं हम तब तक, तो यहाँ पे आपको मिलेगा रेमिशन। और गुड्स डैमेज और डिटोरिएटेड हुए बिफोर एग्जामिनेशन फॉर असेसमेंट, असेसमेंट से पहले एग्जामिनेशन पे आपकी गुड्स डैमेज हो गए हैं तो आपको अबेटमेंट मिलेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा सी। Which of the following statement is correct in relation to drawback? ठीक है, कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो while drawback of under section 74 is granted when duty paid are re-exported, drawback under 75 is granted when imported material are used in the manufacture of export goods। तो ये ठीक है, this is true, ठीक है। फिर अगला है while the rate for drawback under section 74 are fixed, a manufacturer may seek a special rate for drawback under section 75। ये भी ठीक है, ठीक है। In case of drawback is not paid to the appellant within 1 month of the export, the interest has to be paid to the applicant, ठीक है। तो यहाँ पे है in case drawback is not paid to the applicant within 1 month of export, the interest has to be paid to the applicant। नहीं, 1 month नहीं है यहाँ पे, ठीक है, 1 month from the date of filing claim है, तो ये वाला आंसर हमारा गलत है। और ड्रॉबैक इज नॉट अलाउड इन केस वेयर मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स इज लेस देन द अमाउंट ऑफ, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक पॉइंट है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ पॉइंट है। Which of the following option are correct? इंडियन कस्टम वाटर। तो देखो इंडियन कस्टम वाटर की डेफिनेशन क्या थी है कि इंडियन कस्टम वाटर एक्सटेंड अप टू एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये वाला पॉइंट जो हमारा है ना, ये सही है, ठीक है। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हमारा 200 नॉटिकल माइल तक चलता है, ठीक है। तो इंडियन कस्टम वाटर इंक्लूड टेरिटोरियल वाटर एंड एक्सटेंड अप टू 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम बेस लाइन। तो हमारी जो फर्स्ट सेकंड पॉइंट है ना, ये ऑटोमेटिक गलत हो जाता है। अगर आपने डेफिनेशन पढ़ रखी है तो आपको एक्जैक्टली पता है कि क्या बोल रहे हैं। तो हमारा पॉइंट है द टैक्सेबल इवेंट अंडर द कस्टम एक्ट 1962 इज इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इंडिया। देखो कस्टम एक्ट डील करता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स से, तो आंसर हमारा ए है, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स इनटू इंडिया, सप्लाई ऑफ गुड्स, ये तो सप्लाई तो जीएसटी से रिलेटेड है, तो कस्टम तो इससे डील ही नहीं करता, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स इन इंडिया, सेल ऑफ गुड्स आउटसाइड इंडिया, ये भी हमारा पॉइंट नहीं हो सकता। मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इनटू इंडिया फॉर सप्लाई आउटसाइड, ये भी पॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। मैन्युफैक्चर से क्या लेना देना है भाई, कस्टम डेफिनेशन, कस्टम की डेफिनेशन साफ सुथरा बोलती है कि अगर कोई गुड्स इंपोर्ट होता है या फिर कोई गुड्स एक्सपोर्ट होता है तो वो कस्टम के अंदर टैक्सेबल इवेंट माना जाएगा, बस सिंपल ये फैक्ट है। तो हमारा आंसर What is the relevant date for determining rate of duty in case of warehouse goods clear for home consumption? तो देखो अगर आपने ड्यूटी कैलकुलेट करनी है फॉर होम कंजम्पशन, जो वेयरहाउस गुड्स है जो क्लियर कर रहे हैं होम कंजम्पशन के लिए, तो जिस दिन हमने बिल ऑफ एंट्री पास करी ना होम कंजम्पशन की, वो हमारी रेलेवेंट डेट ऑफ ड्यूटी हो जाएगी, ठीक है। Which of the following is correct for destroyed goods under section 23 of the Custom Act 1962? तो देखो सेक्शन 23 क्या बोलता है, पहले ये पढ़े। When goods are destroyed in the warehouse before clearance for home consumption, ठीक है, बिफोर क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन अगर गुड्स डिस्ट्रॉय होते हैं वेयरहाउस में तो कस्टम ड्यूटी विल बी रेमिटेड एज पर प्रोविजंस, ठीक है। अब पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। इट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ टोटल लॉस ऑफ गुड्स इवन इफ द सेम कैन बी रिकवर्ड। भाई अगर रिकवर कर सकते हैं तो फिर कैसे होगा, ये तो गलत है। द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन आर आल्सो एप्लीकेबल इफ गुड्स आर लॉस्ट ड्यू टू पिलफरेज एट एनी टाइम बिफोर क्लियरेंस। पिलफरेज नहीं है भाई, साफ सुथरा लिखा हुआ है, डिस्ट्रॉयड हुए हैं तो, ठीक है, पिलफरेज के लिए अलग सेक्शन है। द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन आर आल्सो एप्लीकेबल इवन इफ द गुड्स आर डिस्ट्रॉयड एट द वेयरहाउस। हां तो बात ही सही कह रहा है ही इसी के लिए, बिफोर क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन वेयरहाउस के अंदर डिस्ट्रॉय हुए हैं, ठीक है। एंड द इंपोर्टर नीड नॉट टू प्रूव द लॉस। भाई देखो प्रूव तो आपको करना पड़ेगा लॉस, ऐसे नहीं चलेगा। तो आवर पॉइंट इज सी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन एन इंपोर्टर क्लेम पिलफरेज? तो देखो पिलफरेज की डेफिनेशन सेक्शन 13 के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। और पिलफरेज बोलता है कि गुड्स आफ्टर अनलोडिंग, ठीक है, और बिफोर प्रॉपर ऑफिसर ने चेक करा हो, अगर पिलफर्ड हो जाता है तो प्रॉपर ऑफिसर को टैक्स पे करना पड़ेगा, बेसिकली प्रॉपर ऑफिसर को ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, इंपोर्टर को ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ेगी। तो गुड्स पिलफर्ड व्हाइल ऑन हाई सीज तो हमारा गलत है, क्योंकि हाई सीज में तो भाई आप पहले कर रहे हो, तो दिस इज नॉट करेक्ट। गुड्स पिलफर्ड बिफोर अनलोडिंग, ये भी अलाउड नहीं होगा, ठीक है, इसकी भी आपको नहीं मिलेगी। फिर है गुड्स पिलफर्ड आफ्टर अनलोडिंग बट बिफोर ऑर्डर फॉर होम कंजम्पशन, तो ये हमारा पॉइंट सही है। एंड गुड्स क्लियर फॉर होम कंजम्पशन, ये तो कैसा पॉइंट है, ये नहीं है, गुड्स क्लियर फॉर होम कंजम्पशन में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हमारा आंसर है ओनली थर्ड वन। In which of the following cases can an importer claim abatement of duty under section 22 of the Custom Act? तो एक बार section 22 of the Custom Act देख लेते हैं अपन, ठीक है। section 22 कंटेम्पलेट करता है कि claiming abatement of duty, the damage
यहाँ पर डिटोरिएशन की बात नहीं हो रही। शुड अकर एट एनी टाइम बिफोर क्लियरेंस ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स फॉर होम कंजम्पशन फ्रॉम द वेयर हाउस। ठीक है, अब पॉइंट पढ़ लेते हैं। गुड्स प्रिफर्ड ड्यूरिंग अनलोडिंग, क्या लगता है? गुड्स प्रिफर्ड ड्यूरिंग अनलोडिंग? नहीं भाई। क्यों? एट एनी टाइम बिफोर क्लियरेंस फॉर इंपोर्टेड गुड्स। ठीक है, गुड्स डैमेज बाय एक्सीडेंट ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ इंपोर्टर आफ्टर, ये तो नेग्लिजेंस है तो भाई इस पे भी नहीं मिलेगा। ठीक है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट व्हाइल बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम वेयर हाउस आफ्टर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। ठीक है, बिफोर क्लियरेंस है यहाँ पे, आफ्टर क्लियरेंस नहीं है। गुड्स डैमेज बाय एक्सीडेंट आफ्टर अनलोडिंग बट बिफोर एग्जामिनेशन फॉर असेसमेंट बाय कस्टम अथॉरिटी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमारा सही है, हमारा आंसर होगा ओनली 4। Which of the following statement are incorrect? ठीक है, कौन कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? स्पेशल एग्जेम्पशन अंडर 25, देखो पहले है ना एक बार सेक्शन 25 देख लेते हैं। सेक्शन 25 के अंदर लिखा है जनरल एग्जेम्पशन और स्पेशल एग्जेम्पशन। तो 25(1) के अंदर लिखा है जनरल एग्जेम्पशन, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो पब्लिक इंटरेस्ट में एग्जेम्प्ट कर सकता है बाय नोटिफिकेशन, और वो नोटिफिकेशन के थ्रू जो गुड्स एग्जेम्प्ट कर रहे हैं वो एप्लीकेबल होंगे ऑल इंपोर्टर को, क्योंकि एप्लीकेबल है हर इंपोर्टर को, तो एक ऑफिशियल गजेट में पब्लिश भी कर दे तो ज्यादा बढ़िया रहता है। ठीक है, स्पेशल एग्जेम्पशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर नेसेसरी है पब्लिक इंटरेस्ट में एग्जेम्प्ट कर सकता है पेमेंट ऑफ ड्यूटी उस क्लास ऑफ पर्सन को या उस पर्टिकुलर इंपोर्टर को बाय स्पेशल ऑर्डर, एंड इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गजेट। ठीक है, अडॉक एग्जेम्पशन भी कहते हैं हम इसे। ठीक है, तो पहला है स्पेशल एग्जेम्पशन इज ग्रांटेड बाय इशूइंग अ नोटिफिकेशन। तो क्या स्पेशल एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन के थ्रू इशू होती है? नहीं भाई, नोटिफिकेशन नहीं आता है इसका ऑर्डर दिया जाता है। ठीक है, स्पेशल एग्जेम्पशन बाय स्पेशल ऑर्डर। ठीक है, स्पेशल एग्जेम्पशन स्पेशल ऑर्डर्स के थ्रू दी जाती है, जनरल एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन के थ्रू दी जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑर्डर लिख रखा है, ये दोनों आंसर गलत है। ठीक है, उसके बाद है स्पेशल एग्जेम्पशन इज रिक्वायर्ड टू बी पब्लिश इन ऑफिशियल गजेट। बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि भाई आपको जरूरत ही नहीं है। जनरल एग्जेम्पशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी पब्लिश इन ऑफिशियल गजेट, ये भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या है? कौन कौन से हमारे ऑप्शंस गलत हैं? हमारे ऑप्शन हैं 1 2 3 4 सारे ही गलत है इस केस में।